एक निचली मंजिल पर मिस्टर जियांग बेसमेंट की दूसरी पार्किंग में छुपाकर रखी अपनी गाड़ियों की आखिरी बार चेकिंग कर रहा है। उसे अभी अभी ऊपर की मंजिल पर आए उस बर्फीले तूफान की खबर मिली है। बिल्डिंग का तापमान तेजी से गिर रहा है। उसके आदमी चारों तरफ बिखर चुके हैं। और तो और उनके कैदी भी गायब हैं। लेकिन मिस्टर जियांग बिल्कुल शांत था। उसका मानना था कि इन छोटी मोटी मुसीबतों से उसके बड़े प्लान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं पास में ही जेंग हाओ और हान फेंग दबे पांव घूम रहे थे। जेंग हाओ ने कुछ देर पहले ही इस जगह को मिलिट्री जीपों से भरा हुआ देखा था। उसने लोगों को कहीं और भेजने की प्लानिंग भी सुन ली थी। पर इस जमी हुई बंजर दुनिया में कोई भला कहाँ जा सकता था, ये एक बड़ा रहस्य था। जवाब ढूंढने के लिए जेंग हाओ ने बिना वक्त गंवाए अपनी मुट्ठियों के दम पर सीधे हमला बोल दिया। आगे क्या होने वाला है इस बात से बेखबर मिस्टर जियांग अपने आदमियों को लगातार ऑर्डर दे रहा था। तभी पास से आती गोलियों की आवाज ने उनके इस सीक्रेट ऑपरेशन में खलल डाल दिया। इससे पहले कि वो संभल पाते और हालात का जायजा लेते, चुपके से हमला करने वाला दुश्मन उनके घेरे के अंदर घुस चुका था। जेंग हाओ ने अपनी ताकत और कमाल की तकनीक से मिस्टर जांग के खास गुर्गों को एक एक करके ढेर करना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले से घबराए गार्ड्स डर के मारे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। गोलियों के शोर और बारूद की बू से जेंग हाओ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे सिर्फ अपने इन फौलादी हाथों पर भरोसा था। जाहिर है मिस्टर जियांग के सबसे बेहतरीन गार्ड्स अपने बॉस के पास ही तैनात थे। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हमला करने वाले एक से ज्यादा होंगे, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। हान फेंग उनकी कमजोर सुरक्षा का फायदा उठाकर आगे निकल गया, और अब उसकी बंदूक सीधे बॉस के सिर के पीछे तनी हुई थी। घबराने के बजाय मिस्टर जांग मुस्कुराया और उसने हान फेंग का शुक्रिया अदा किया कि आखिरकार वो आ ही गया। उसका कहना था कि वो जानता था कि ये आमना सामना एक न एक दिन जरूर होगा। ये तो बस वक्त की बात थी। जुड़वा भाइयों में से एक ने पीछे मुड़कर देखा कि उसका बॉस पूरी तरह घिर चुका है। तभी मिस्टर जियांग ने अपने लड़कों को पीछे हटने का इशारा किया। वो हैन फेंग को उस शख्स के रूप में जानता था जिसने सब कुछ तबाह होने से पहले ही राशन का भारी स्टॉक जमा कर लिया था। उसे लगा था कि हैनफेंग किसी बड़े ग्रुप के संपर्क में है, पर अब ऐसा नहीं लग रहा था। जब उसने अपनी पिस्तौल की मैगजीन को देखने के लिए कहा, तो हैनफेंग को उसमें एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा हुआ मिला। मिस्टर जांग ने अपार्टमेंट वाले हादसे के वक्त इसे चुपके से वहां लगा दिया था, वरना वो दुश्मन को इतनी आसानी से एक बढ़िया हथियार क्यों सौंपता। उसे हान फेंग के हर एक प्लान की खबर थी। अगर वो इस नौजवान का खेल खत्म करना चाहता, तो ये काम वो बहुत पहले ही कर चुका होता। सच तो ये है कि मिस्टर जियांग अब भी चाहता है कि हान फेंग उसके ग्रुप में शामिल हो जाए। इस तरह वो एक खास ग्रुप को लोग भेजते रह सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जिंदा बच सकें। लेकिन किसी का मोहरा बनना अब हान फेंग को मंजूर नहीं था, इसलिए उसने इस ऑफर को ठुकरा दिया। इतना कहते ही मिस्टर जियांग ने एक गुप्त इशारा किया और हथियारों से लैस सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी वहां आ धमकी। उनकी इस फुर्तीली और सटीक मूवमेंट को देखकर साफ था कि वो जरूर स्पेशल फोर्सेस के जवान होंगे। वहां 3 शूटर थे, जिनमें से हर कोई हान फेंग के बदन को गोलियों से छलनी करने की ताक में था। वो तो बस अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भागता रहता और गोलियों से बचने की उम्मीद करता, अगर जेंग हाओ ने उसे खींचकर कवर में न लिया होता। बुरी तरह घबराए हुए उसने उस बुजुर्ग से बचने का कोई रास्ता पूछा, तो जेंग हाओ ने उसे शांत रहने को कहा। सामने सिर्फ 3 स्पेशल फोर्सेस के जवान ही तो हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जेंग हाओ खुद ध्यान भटकाने का काम करेगा और हान फेंग को मौका देखकर हमला करना होगा। ये प्लान बेहद अजीब था। जब दुश्मनों के पास ऑटोमेटिक राइफलें हों, तो कोई भला खुद को निशाना कैसे बना सकता है। इस बात को सच साबित करने के लिए जेंग हाओ कवर से बाहर निकला, खुद को थोड़ा झुकाया और सीधे आगे की तरफ लपका। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो बिना खरोच खाए गोलियों को चकमा दे रहा हो। और जब वो आखिरकार उनके करीब पहुंच गया, तो उसकी मुट्ठियों का वार किसी बंदूक की गोली जितना ही जानलेवा साबित हुआ। उसकी आमने सामने की लड़ाई और फुर्ती किसी आम इंसान जैसी बिल्कुल नहीं थी। जहां एक तरफ वो बुजुर्ग गोलियों के बीच खेल रहा था, वहीं मिस्टर जियांग अपनी अगली डिलीवरी के लिए गाड़ियों में से एक पर सवार होने की तैयारी कर रहा था। लेकिन हन फेंग उसे इतनी आसानी से भागने नहीं देने वाला था। उसने अपनी जादुई बैंगनी रोशनी से जमीन को ढक दिया, जिससे वहां की सतह बिल्कुल कीचड़ जैसी हो गई। जैसे ही कंक्रीट पिघली, गाड़ी का टायर जमीन में धंस गया। मिस्टर जियांग की गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकलने से रोकने के लिए इतना काफी था। साइड मिरर में टायर को जमीन में धंसते देख उसे लगा कि शायद उसकी आंखों को कोई धोखा हुआ है। हान फेंग खुश था कि वो सुरक्षित दूरी से उनका खेल बिगाड़ पा रहा था।
पर जैसे ही वो दूसरे टायर को निशाना बनाने वाला था, तभी एक हैंड ग्रेनेड उसकी तरफ उड़ता हुआ आया। हुड पहने एक अजनबी ने उसे जीप के साथ छेड़छाड़ करते देख लिया था और बिना कोई दूसरा हथियार इस्तेमाल किए उसने सीधे ग्रेनेड फेंक दिया। जब हान फिंग को अपनी मौत सामने दिखने लगी, तो उस नकाबपोश ने मुस्कुराकर उसे सैल्यूट किया। वो ग्रेनेड जीप से टकराया और धमाका होने ही वाला था। हान फिंग बिल्कुल करीब से इस धमाके की चपेट में आ गया। इतने पास से किसी भी आम इंसान का बच पाना नामुमकिन था। उसका शरीर चिथड़े चिथड़े हो गया। ग्रेनेड ने अपना काम बखूबी किया था। और फिर अचानक हान फेंग की आंखें खुलीं तो उसे गुदगुदी का एहसास हुआ। उसके सपनों में आने वाली वो बकरियां वापस आ गई थीं, जो उसके चारों तरफ जमा होकर उसके पूरे शरीर को चाट रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरे दिल से इस गुदगुदी का मजा लेने लगा, जब तक कि उसे इस मजे में एक बहुत बड़ी जीभ के शामिल होने का एहसास नहीं हुआ। और जाहिर है वो विशाल जीभ एक बहुत बड़ी बकरी की थी। उस विशाल और चिपचिपी जीभ ने उसके नग्न शरीर को लपेट लिया और वहां हरी रोशनी की हल्की चमक टिमटिमा रही थी। वो छोटी सी चमक धीरे धीरे बढ़ती गई, जब तक कि उसका शरीर पिघलकर उस हरी रोशनी के बीच फिर से नए सिरे से नहीं बन गया। असली दुनिया में उसका शरीर तेजी से ठीक होने लगा, क्योंकि उस हरी रोशनी ने पलक झपकते ही उसके जख्मों को ढूंढकर उन्हें पूरी तरह ठीक कर दिया था। हान फेंग की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसकी ताकत अपने आप एक्टिवेट होने से वो फिर से जिंदा हो गया। उसका शरीर तो ठीक हो गया था, पर उसका दिमाग अभी भी सुन्न था। ड्राइवर की सीट पर बैठे जिन जुड़वा भाई ने किसी तरह टायर को धसी हुई कंक्रीट से बाहर निकाल लिया था और अब वो भागने के लिए तैयार था। पर इससे पहले कि वो एक्सीलेटर पर पैर दबाता, जीप का पूरा एक हिस्सा पल भर में गायब हो गया, क्योंकि एक लाल रोशनी ने सामने आने वाली हर चीज का नामो निशान मिटा दिया था। वो रोशनी खौफनाक तरीके से चमक रही थी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलती जा रही थी। बेहोश पड़े हान फेंग ने बस अपना हाथ हवा में लहराया और आधी बख्तरबंद जीप को हवा में गायब कर दिया। सिर्फ एक छुअन से गाड़ी के परखचे उड़ते देख जुड़वा भाइयों में से एक ने अपनी बंदूक हान फेंग पर तान दी। हान फेंग ने अपनी खून से लाल आंखों से उस जानलेवा हथियार की नली को अपनी तरफ तने देखा और अपने चमकते हाथ से उसे दबोच लिया। वो पिस्तौल धमाके के साथ टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गई। तबाही यहीं नहीं रुकी। उसने जिन किन्वू के कपड़ों के धागे तक को निगलना शुरू कर दिया। जीप की छत के साथ साथ मिस्टर ज्यांग का सब्र भी हवा हो चुका था और वो हड़बड़ाकर गाड़ी से बाहर भागा। ऊपर की मंजिल पर आए बर्फीले तूफान की वजह से वहां हाड़ कंपा देने वाली ठंड थी, जिसमें खुला रहने के कारण जिन जुड़वा भाई दर्द से कांपने लगा। जैसे ही लाल रोशनी ने उसकी त्वचा की ऊपरी परत को निगला, ठंड उसके पूरे शरीर में फैल गई और कुछ ही सेकंड में वो बेचारा गुर्गा ठंड से मर गया। उसके जुड़वा भाई ने ये सब अपनी आंख से देखा और उसके अंदर बदले की आग भड़क उठी। जिन किन्वन हाथ में लोहे का पाइप लेकर बेकाबू हो चुके हान फेंग पर टूट पड़ा। वो उसका सिर फोड़ने के लिए बेताब था, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था। जैसे ही वो पाइप उस लाल रोशनी से टकराया, उसके पर खच्चे उड़ गए और वो हवा में गायब हो गया। इधर मिस्टर जांग ने अपनी उम्मीद से बाहर के हालात देखकर बैकअप बुलाने के लिए अपने आदमियों को फोन किया। बचे हुए जुड़वा भाई को अनदेखा करते हुए बेहोश हैन फेंग अब किसी दूसरे शिकार की तलाश में था। अपने दोनों हाथों में उछलती हुई बैंगनी रोशनी लिए वो धीरे धीरे दूसरी बख्तरबंद जीप की तरफ बढ़ने लगा। गाड़ी के अंदर बैठे ड्राइवर और पैसेंजर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि उस चिपचिपी रोशनी ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया था। तभी अचानक जीप का बाहरी हिस्सा पिघलते हुए मोम की तरह टपकने लगा। गाड़ी लगभग पूरी तरह से पिघल चुकी थी। अंदर फंसे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो पिघला हुआ लोहा अजीब सा आकार लेकर दोबारा जम गया, जिससे अंदर बैठे लोग धातु की मूर्तियों में बदल गए। उसके इस खौफनाक कहर को रोकने के लिए किसी ने हान फेंग पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक गोली उसके गाल को छूकर निकल गई, लेकिन हरी रोशनी ने तुरंत उस घाव को भर दिया। गोलियां खत्म होने पर वो नौसिखिए गार्ड्स थर थर कांपने लगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि हान फेंग ने उनके साथियों का क्या हाल किया था। अब उनके पास अपनी जान बचाकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्हें पीछे हटने का मौका देने के लिए स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने अपना पूरा ध्यान हान फेंग पर लगा दिया। उन्हें मिस्टर जांग के लोगों को सुरक्षित बचाकर निकालने का काम सौंपा गया था। अपने शिकार को रास्ता बदलते देख ली जेंगहाओ चिढ़ गया, लेकिन कम से कम स्पेशल फोर्सेस का एक जवान उससे आमने सामने मुकाबला करने के लिए वहीं रुक गया था। इस पूरे हंगामे के बीच जेंग हाओ ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर जांग शुयू के साथ क्या चल रहा है। उधर गोलियों की बौछार से बचते हुए
हान फेंग ने दीवारों से चिपकने के लिए अपनी बैंगनी रोशनी का इस्तेमाल किया और ऊंचाई पर चढ़ गया। उसने उनके जानलेवा हमले का जवाब फर्श को एक चिपचिपे पदार्थ में बदल कर दिया, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया। जैसे ही उसने उनका निशाना लगाने का मौका छीना, उसने उनके करीब जाकर उनकी ऑटोमेटिक राइफलों को लाल रोशनी के एक झटके से हमेशा के लिए मिटा दिया। और फिर खेल को थोड़ा बदलते हुए हरी और बैंगनी रोशनी चमक उठी, जिससे बंदूकों के बचे हुए लोहे को पिघलाकर एक धारदार हथियार में बदलना मुमकिन हो गया। वो एक अजीब और टेढ़ा मेढ़ा ब्लेड था, जो अपने शरीर पर काबू खो चुके एक इंसान के हाथों में बिल्कुल जच रहा था। फिर एक ही झटके में हान फेंग ने उसका पीछा कर रहे स्पेशल फोर्सेस के जवानों के गले रेत दिए। उन आखिरी दो शिकारों के बाद अपनी ताकतों का हद से ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आई थकान आखिरकार उस पर हावी हो गई। जैसे ही उसका शरीर पस्त होने लगा, बदला लेने के लिए बेताब वो जुड़वा भाई अचानक घात लगाकर हमला करने के लिए अंधेरे से बाहर निकला। इससे पहले कि जिन किन्वेन का लोहे का पाइप उसका सिर फोड़ पाता, हान फेंग उस ठंडी और अंधेरी जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उस खौफनाक मॉन्स्टर को इस तरह बेबस देखकर किन्वेन को लगा कि वो आखिरी वार करके उसे खत्म कर देगा, लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि ली जेंग हाओ अपने बिजनेस पार्टनर के बेहोश शरीर की रक्षा करने के लिए अभी भी वहीं मौजूद था। आमने सामने की लड़ाई में स्पेशल ऑप्स का वो अकेला कमीना भला उसके मुक्के के सामने कैसे टिक पाता। आज उसे समझ आ गया था कि आपा खोने पर हान फेंग कितना बड़ा पागल बन जाता है। उस लड़के के शरीर को वहां से उठाने के बाद उसे बाहर से कुछ हलचल सुनाई दी और वो तुरंत छिपने के लिए भाग खड़ा हुआ। मिस्टर जांग दंगारोधी शील्ड और डंडों से लैस एक नई टुकड़ी के साथ दूसरे बेसमेंट कार पार्क में वापस आ चुका था, अपनी बंदूक को जीने का एकमात्र सहारा मानकर कसकर पकड़े हुए। वो बीच में खड़े होकर अपनी टुकड़ी को कमांड दे रहा था। आसपास के इलाके की तलाशी लेने पर उन्हें स्पेशल ऑप्स के दो जवानों की लाशें मिली। वहां तीन लाशें होनी चाहिए थीं, लेकिन मिली सिर्फ दो, जिन किनवू ठंड से ठिठुर कर मर चुका था, जबकि उसका भाई और भागने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग ही जिंदा बचे थे। उन सैनिकों की मौत के बाद अब उनके पास दूसरे बेस कैंप तक पहुंचने का कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं बचा था। मिस्टर जांग ने मान लिया कि आज का प्लान पूरी तरह फेल हो चुका है और अब उन्हें आराम करके नई रणनीति बनानी होगी। दूसरी तरफ एक सुनसान कमरे में कोई खुद को गर्म रखने के लिए किताबें जला रहा था। तभी हान फिंग अचानक ग्रेनेड ग्रेनेड चिल्लाते हुए होश में आया। ऐसा लगा जैसे उसे आखिरी बात बस वही याद थी। अगर ऐसा है तो वो अब तक जिंदा कैसे है और इस वक्त कहाँ है? यही सारे सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। शुक्र है कि पास में ही एक जाना पहचाना चेहरा मौजूद था, वही जिसने उसे बचाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया था, ली जंग हाओ। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ था, तो जंग हाओ खुद बिना पागल लगे उस पूरी घटना का कोई ढंग का जवाब नहीं दे पाया। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह थी कि उसे जांग शुएयू के इरादों का थोड़ा बहुत अंदाजा हो चुका था। रही बात पूरी सच्चाई की, तो उसके पास उगलवाने के लिए एक कैदी मौजूद था, जिससे वो खून और टॉर्चर के दम पर सारे जवाब निकालने वाला था। उन सैनिकों ने जो कबूला था, उसके मुताबिक किसी तथाकथित बेस ने उन्हें जांग शुईयू के साथ सौदा करने के लिए भेजा था। कहा जा रहा था कि वो यहाँ के लोगों के बदले खाना और हथियार देने वाले हैं। लेकिन जब इसकी वजह पूछी गई, तो सैनिक ने झिझकते हुए बड़बड़ाया कि उन्हें बस कंस्ट्रक्शन के लिए मजदूरों की जरूरत है। अब थोड़े से भी दिमाग वाला कोई भी इंसान बता सकता था कि ये सरासर बकवास है। इस बदतर हालात में कोई भी फालतू के मुंह पालने की कोशिश नहीं करेगा। सैनिक इस बात पर अड़े रहे कि वे तो बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाकर सभ्यता को फिर से बसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुंह से और झूठ निकलने से रोकने के लिए ली जंगहाओ ने टॉर्चर जारी रखते हुए उस सैनिक की एक उंगली मरोड़कर तोड़ दी। दर्द के मारे उसने कबूल किया कि आज का मिशन फेल होने पर वो बेस यहाँ और भी लोग भेजेगा। जब पूछा गया कि क्या इसमें कोई सुपर ह्यूमंस भी शामिल होंगे, तो सैनिक ने अपनी नजरें चुरा ली और ऐसा नाटक करने लगा जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा कि जंग हाओ किस बारे में बात कर रहा है। भले ही इससे साफ हो गया था कि उस बेस के पास म्यूटेंट लोग हैं, लेकिन उनसे दुश्मनी मोल लेना भारी पड़ सकता था। हान फेंग अभी अभी सोकर उठा ही था और उठते ही उसे ली जेंग हाओ की बेरहमी का ये खौफनाक रूप करीब से देखने को मिल रहा था। ये देखते हुए कि अब उससे और कोई जानकारी नहीं निकाली जा सकती, जेंग हाओ ने उस सैनिक को बेहद दर्दनाक मौत दे दी। उसकी नज्र में ये नया बेस बस एक और ऐसा ग्रुप था जिसके इरादे नेक नहीं थे। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो इस ग्रुप का खात्मा कर दें या फिर इस बवाल से दूर कहीं और जाकर बस जाएं। फिलहाल के लिए हान फेंग अपने साथियों के पास वापस जाकर इस बारे में चर्चा करना चाहता था।
अपार्टमेंट की तरफ ऊपर जाते हुए वो लड़का हाथ में मौजूद सारी जानकारियों को तौलते हुए अपने विकल्पों के बारे में सोचने लगा। ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना ही सबसे सुरक्षित फैसला होगा। ऊपर जाने से पहले वो बख्तरबंद जीपों और भारी मशीनों को देखने के लिए दूसरे बेसमेंट फ्लोर पर रुका। वो दबे पांव आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अपनी तरफ आते कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। जैसे ही उसने सामने वाले पर झपटने की कोशिश की, उसे तुरंत एहसास हुआ कि वो एक बिछाए हुए जाल में फंस चुका है। एक जाने पहचाने साए ने बगल से आकर उस पर हमला कर दिया और उसका मुक्का सीधे उसके सिर की तरफ बढ़ रहा था। हान फेंग ने वक्त रहते अपना हाथ उठाया, जो हरी और बैंगनी रोशनी से चमक रहा था, और हमले को रोक दिया। उसने ये सब बिना सोचे समझे बेहद फुर्ती से किया। उसे इस बात पर हैरानी हुई कि उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे पिछले हादसे ने उसके लिए कुछ बेहतरीन कॉम्बो अनलॉक कर दिए थे। जैसे ही वो पलटवार करने वाला था, तभी टॉर्च की रोशनी में दिखा कि हमला करने वाली कोई और नहीं बल्कि नर्स जिन थी। दोनों दोस्त आपस में भिड़ने ही वाले थे। जब मामला थोड़ा शांत हुआ तो हान फेंग ने अपने साथियों को पूरी बात बताई और बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के अपने प्लान के बारे में बात की। ब्रदर ली ये सुनकर भड़क उठा कि वो कमीना जियांग लोगों के बदले राशन का सौदा कर रहा है। दूसरी तरफ वो नादान नर्स सोच रही थी कि लोगों को किसी सुरक्षित जगह भेजना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन असलियत तो ये थी कि अगर वो जगह वाकई कोई स्वर्ग होती, तो जियांग शुएयू खुद कब का वहां जा चुका होता। उसे सौदे के लिए मिलिट्री एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। कुल मिलाकर बात यह थी कि अभी उनके पास पूरी जानकारी नहीं थी। यहां तक कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो तथाकथित बेस सच में है भी या नहीं। इस बात की पूरी आशंका थी कि जल्द ही और भी लोग इस बिल्डिंग पर धावा बोल सकते हैं। फिलहाल उन्हें भागने के लिए एक गाड़ी का इंतजाम करना होगा। अच्छी बात यह थी कि यहाँ पार्क की गई भारी भरकम गाड़ियों में उनके पास कई विकल्प थे, लेकिन बदकिस्मती से ज्यादातर अच्छी गाड़ियों की चाबियां उनके पास नहीं थीं। ब्रदर ली ने बची हुई बख्तरबंद जीपों की तलाशी ली और उसे हथियारों का एक क्रेट मिला। उन्हें यह सारा कीमती सामान भविष्य के लिए छोटी डीमन किंग को इकट्ठा करने देना चाहिए। उस क्रेट को पिघली हुई जीप से निकाला गया था। हान फेंग पहली बार अपनी बेहोशी में मचाई गई तबाही का मंजर देख रहा था। इसी बीच लड़कियों का ध्यान किसी और चीज पर गया। दूसरे बेसमेंट कार पार्क के कोने में किसी चीज को छिपाने के लिए एक बड़ा सा पर्दा लगाया गया था। नर्स जिन का दावा था कि उसे उस पर्दे के पीछे से कुछ आवाजें आ रही हैं। डीमन किंग ने अपने स्टोरेज से सबसे बड़ी टॉर्च निकाली और उसकी तेज रोशनी सामने मारी, जिसके बाद बाकी तीनों ने मिलकर उस पर्दे को नीचे खींच दिया। जैसे ही वो पर्दा हटा, तो सब के सब हैरान और दंग होकर देखते रह गए। वहां बर्फ के ढेर के नीचे एक बड़ी सी सुरंग खोदी गई थी, जो किसी अनजान जगह की तरफ जा रही थी। जिसने भी इस सुरंग को खोदा था, वो कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा था कि उस सैनिक ने जो कुछ भी कबूला था, वो तो बस शुरुआत थी। ये इलाका अब उनके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह गया था। ब्रदर ली ने आसपास देखा तो उसे वहां की जमी हुई ड्रेन पाइप्स दिखाई दी। इससे पहले कि वे आगे बढ़ते, हान फेंग ने सबको रोका और उस सुरंग से दूर ले गया। इस जगह की जांच करने के लिए उन्हें बेहतर तैयारी की जरूरत थी। फिलहाल के लिए उन्हें वापस लौटकर आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने जरूरत का कुछ सर्वाइवल गियर, खाने पीने का सामान और अपनी सुरक्षा के लिए कुछ विस्फोटक इकट्ठा कर लिए। कुछ काम के हथियारों और थोड़े और राशन के साथ उनके पास कुछ समय तक चलने लायक पर्याप्त सामान हो गया था। हान फेंग ने साफ कर दिया कि इस शुरुआती मिशन का मकसद सिर्फ छानबीन करना था। अगर कोई भी इमरजेंसी आती है, तो वे तुरंत वहां से दुम दबाकर भागेंगे और वापस कैंप लौट आएंगे। जाहिर है, लिटिल डीमन किंग के उस कमाल के स्टोरेज डायमेंशन के बिना इतनी तैयारी कर पाना मुमकिन ही नहीं था। हान फेंग और ब्रदर ली बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं, जबकि लड़कियां वहीं रुकती हैं। हान फेंग ने उस कमरे की दीवारों और दरवाजों को अच्छे से मजबूत कर दिया जहां वे रुकने वाली थीं, ताकि कोई घुसपैठिया अंदर न आ सके। लड़कियों ने उन्हें विदा किया और हान फेंग ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए एक नजर देखा। लिटिल डीमन किंग ने बड़े गर्व से कहा कि उसकी असली आंखें उसके इन साहसी चेलों को अपना आशीर्वाद देंगी। अब तक उन्हें जो कुछ पता चला था, उससे साफ था कि सिर्फ जियांग शुईयू ही इकलौता खतरा नहीं थी। जल्द ही उस सुरंग से कोई और भी भयानक आफत आ सकती थी। इसलिए इस खोजी मिशन का मुख्य मकसद रहने के लिए कोई दूसरा सुरक्षित ठिकाना ढूंढना था। दोनों भाई आधिकारिक तौर पर उस सुरंग के अंदर दाखिल हुए और बहादुरी से आगे बढ़ने लगे। नोट ध्यान दीजिए, इस संयोग में कुछ गर्मी होगी, लेकिन वे पूरी तरह गलत थे। वहां सब कुछ इस कदर जम चुका था कि किसी का खोद कर इतनी लंबी सुरंग बना लेना किसी चमत्कार से कम नहीं था।
खोजबीन शुरू होने के 15 मिनट बाद ही उन्हें कुछ मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ा और आधे घंटे बाद सुरंग के आगे कई अलग-अलग रास्ते निकलते दिखाई दिए। उन्होंने बिना सोचे समझे एक रास्ता चुन लिया और अगले 1 घंटे तक चलते चढ़ते और उतरते रहे। जब भी उन्हें कोई मैनहोल का ढक्कन दिखता, ब्रदर ली ऊपर जाकर उसे खोलने की कोशिश करता, लेकिन दोनों के ऊपर का पूरा रास्ता बर्फ से बंद था। वे इतनी देर से भटक रहे थे कि उन्हें याद भी नहीं था कि वे कहां से आए थे या उन्हें किस तरफ जाना चाहिए। शुक्र है कि तभी उन्हें ड्रेन पाइप्स का एक और सेट और पास के रिहायशी इलाके का एक बोर्ड दिखा। वे उन पाइपों के सहारे आगे बढ़ते रहे जब तक कि उन्हें ईंट और सीमेंट से बना ढांचा नहीं दिख गया, जो किसी वरदान की तरह लग रहा था। वहां उन्हें अंडरग्राउंड सीवर का एक नक्शा मिल गया। उन्हें भटकते हुए आधा दिन बीत चुका था, लेकिन वे अभी भी अपने उसी इलाके के पास थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। तभी चुप कराते हुए ब्रदर ली की निराशा को शांत करते हुए हान फेंग ने फुसफुसाकर हेडलाइट्स बंद करने को कहा। उसे पास ही में गाड़ियों के तेज रफ्तार से गुजरने की आवाज सुनाई दी थी। वो कोई मिलिट्री ट्रकों का काफिला था और वे हान सिटी के इलाके की तरफ ही बढ़ रहे थे। हान फेंग और ब्रदर ली वक्त रहते खुद को छिपाने में कामयाब रहे। ये मान लेना बिल्कुल सही होगा कि वे गाड़ियां स्पेशल ऑप्स सैनिकों की ही थीं। वे जरूर सीवेज सिस्टम में उन गाड़ियों का इस्तेमाल लोगों को लाने ले जाने के लिए कर रहे थे, ताकि उस तथाकथित यूटोपियन बेस का निर्माण किया जा सके। तभी ब्रदर ली के दिमाग में उन ट्रकों का पीछा करने का एक शानदार आइडिया आया। मजेदार बात यह थी कि वो हान सिटी का पिछला रास्ता जानता था। 1 साल पहले हान सिटी की एक बूढ़ी औरत सीवर में गिर गई थी और उसने मसीहा बनकर उनकी जान बचाई थी। उसने कसम खाई कि उसे आज भी उस जगह का रास्ता अच्छे से याद है और अपनी याददाश्त की तारीफें करने लगा, जिसने उसे हाई स्कूल में टॉपर बनाया था। लेकिन जब वे उस जगह पहुंचे जिसके बारे में वो इतनी डींगे हाँक रहा था, तो वहां का मैनहोल का ढक्कन बर्फ से पूरी तरह जम चुका था। हालांकि वो जगह थोड़ी अलग हो सकती थी, पर उन्होंने आगे वाले दूसरे मैनहोल को आजमाने का फैसला किया। ब्रदर ली ने ऊपर चढ़कर 3 बार और जोर लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे सिर्फ नाकामी और शर्मिंदगी ही हाथ लगी। जब वे चौथे और सबसे आखिरी ढक्कन के पास पहुंचे, तो उसके थोड़ा हिलते ही ब्रदर ली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शुक्र है कि वे सीधे हान सिटी के इलाके के बेसमेंट कार पार्क में बाहर निकले। भाई साहब, इस सीरीज को पार्किंग लॉट से कुछ ज्यादा ही प्यार है। हान फेंग ने ब्रदर ली को रास्ता ढूंढे की डींगे हाँकना बंद करने को कहा और याद दिलाया कि वे एक अनजान इलाके में हैं, इसलिए अपनी आवाज धीमी रखे। दोनों खुद को छिपाते हुए बेसमेंट में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और वहां खड़ी कारों को कवर की तरह इस्तेमाल करने लगे। रास्ते में उन्हें कुछ जमी हुई लाशें और साफ तौर पर लड़ाई के निशान दिखाई दिए। पीछे की दीवार के पास कुछ लोग हथौड़ों से कंक्रीट तोड़ने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे थे। उन पर नजर रखने के लिए स्पेशल ऑप्स के 2 सैनिक तैनात थे, जो एक घटिया इलाके में बकवास खाने के बीच लोगों की रखवाली करने की अपनी इस ड्यूटी से बेहद नाखुश थे। वैसे भी इस असॉल्ट स्क्वाड का अपनी तैनाती पर कोई बस नहीं था। ऐसा लग रहा था कि हान सिटी पर पहले से ही उस मिलिट्री वाले गुट का पूरा कब्जा हो चुका है। तभी अचानक जमीन बहुत तेजी से हिलने लगी। सैनिकों ने मजदूरों को वहां से भागने के लिए चिल्लाकर कहा, क्योंकि असली ताकतवर मजदूर दूसरी तरफ से दीवार तोड़कर अंदर आने वाला था। जिस दीवार को तोड़ने के लिए वे इतनी मेहनत कर रहे थे, उसमें दरारें पड़ने लगीं और वो ढहने लगी। इससे पहले कि मजदूर अपनी जान बचाकर भाग पाते, एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसने उन्हें पत्थरों के बड़े बड़े मलबे के साथ हवा में उड़ा दिया। दूसरी तरफ से एक बहुत ही विशालकाय बच्चा बाहर निकला, जिसका सिर एकदम गंजा और चमकीला था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चीज इतनी बड़ी थी कि इंसान जैसी लग ही नहीं रही थी। जरूर इसी ने बिना किसी की नजर में आए उनके इलाके तक जाने वाली वो सुरंग खोदी होगी। आप चाहे जैसे भी देखें, हान सिटी अब बेहद खतरनाक जगह बन चुकी थी। अगर ये दोनों पकड़े गए तो समझो इनका खेल खत्म। एक नई सुरंग खोदने के बाद उस बिग बेबी ने अपने स्नैक्स मांगे, जिस पर ऑपरेशन की देखरेख कर रहे सैनिक ने रास्ता साफ होने के बाद स्नैक्स देने का वादा किया। बिग बेबी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। गुस्से में उसकी गर्दन की नसें फूल गईं। उसने जमीन पर जोरदार वार किया और पूरे फर्श को चकनाचूर कर दिया। वो तबाही इन दोनों के छिपने की जगह तक पहुंच गई। ये उनके लिए इस नरक जैसी जगह से तुरंत रफू चक्कर होने का सबसे बड़ा इशारा था। वे बिना किसी का ध्यान खींचे दबे पांव वहां से खिसकने लगे। ब्रदर ली बहुत अच्छे से छिपकर निकल रहा था, लेकिन तभी भूकंप की वजह से उड़ी धूल उसके सांस के जरिए अंदर चली गई। वो खुद को रोक नहीं पाया और उसे एक जोरदार छींक आ गई। अपने पार्टनर की इस हरकत से अपनी साफ साफ बच निकलने की कोशिश को खतरे में पड़ता देख हान फेंग के होश उड़ गए।
सैनिकों ने मैनहोल की तरफ रेंगते हुए उन कमीनों को देख लिया और अपनी टुकड़ी को उनका पीछा करने का हुक्म दे दिया। अब जब वे पकड़े जा चुके थे, तो उनके पास अपनी गलती पर पछताने का वक्त नहीं था। बस जितनी तेजी से हो सके भागना था। वो बिग बेबी बहुत तेज था। हालांकि इन दोनों के पास थोड़ी बढ़त थी, लेकिन वो सुपर ह्यूमन बिल्कुल उनके पीछे लगा हुआ था। जैसे ही वो अपनी रेंज में आया, बिग बेबी ने जमीन पर जोरदार वार किया, जिससे पूरा सीवर सिस्टम टूटने लगा। जमीन इतनी ऊबड़-खाबड़ हो चुकी थी कि आगे भाग पाना लगभग नामुमकिन था। कोई और रास्ता न देख हान फेंग ने ब्रदर ली से तुरंत भागने को कहा और खुद वक्त हासिल करने के लिए वहीं रुक गया। किसी दूसरे सुपर ह्यूमन के खिलाफ अपनी ताकतों को आजमाने का ये एक बेहतरीन मौका था। अपनी जादुई बैंगनी रोशनी का इस्तेमाल करके उसने सुरंग के टूटे-फूटे फर्श को पूरी तरह ढक दिया। बिग बेबी जैसे ही आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि उसके जूते जेली जैसे फर्श में धंस रहे हैं। उसने उस धंसती जमीन से खुद को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन भारी भरकम शरीर की वजह से वो और तेजी से नीचे जाने लगा। अब उसे समझ आ रहा था कि हान फेंग भी एक सुपर ह्यूमन है, जिसे जिंदा पकड़ना काफी फायदेमंद होगा। पर अब ये काफी मुश्किल होने वाला था, क्योंकि इस नौजवान ने अपनी हरी रोशनी मिलाकर उस नरम फर्श को फिर से सख्त करना शुरू कर दिया था। मिट्टी को उसके पुराने रूप में वापस लाना काफी आसान और तेज साबित हुआ। ये देखकर बिग बेबी गुस्से से लाल पीला हो गया। अब वो बस अपनी अजीब ताकतों से उसे फंसाने वाले इस लड़के को जान से मार देना चाहता था। इधर हान फेंग के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि अपनी दोनों ताकतों को मिलाने के बाद भी वो बिग बेबी अपनी ताकत और गुस्से के दम पर आजाद होने ही वाला था। बौखलाहट में उधर ब्रदर ली, जो भागने में काफी आगे निकल चुका था, उसने देखा कि उसका छोटा भाई खतरे में है। तभी उसकी नजर जमीन पर बिखरे कुछ लोहे के पाइपों पर पड़ी और उसे एक तरकीब सूझी। लगातार और पूरी ताकत लगाने की वजह से बिग बेबी धीरे धीरे थकने लगा था। बस थोड़ी देर और, फिर हान फेंग अपने इस इकलौते पीछा करने वाले को पूरी तरह कैद कर लेता। वो इस थका देने वाली जंग को जीत ही लेता। अगर बीच में ब्रदर ली अपने सुपर ह्यूमन छोटे भाई को लेकर जरूरत से ज्यादा फिक्रमंद न होते। इस शेखीबाज गैंगस्टर ने भागने का प्लान छोड़ दिया, लोहे का पाइप उठाया और लड़ाई में कूद पड़ा। बिग बेबी के जमीन में फंसे होने का फायदा उठाकर उसने उसके बड़े से गंजे सिर पर जोरदार वार किया, लेकिन बदकिस्मती से पूरी ताकत से मारने के बाद भी उसे खरोच तक नहीं आई। इस वार ने उस मोटे कमीने को और भी ज्यादा भड़का दिया। ये दूसरी बार था जब ब्रदर ली की बेवकूफी की वजह से हान फेंग की मेहनत पर पानी फिर गया था। धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे बिग बेबी को जैसे नया हौसला मिल गया और वो इन दोनों कीड़े मकोड़ों को जमीन के नीचे ही दफन करने के इरादे से भड़क उठा। ब्रदर ली तुरंत पीछे मुड़ा और दुम दबाकर भागा, जिससे हान फेंग को भी अपना जाल छोड़ना पड़ा। दोनों की हालत फिर से पहले जैसी हो गई। ब्रदर ली का इरादा तो नेक था, वो अपने छोटे भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसकी इस मदद ने फायदे की जगह नुकसान ज्यादा कर दिया। कुछ मिनटों तक बिना रुके लगातार भागने के बाद वे चमत्कारिक रूप से उस विशालकाय आफत को पीछे छोड़ने में कामयाब रहे। पीछे का रास्ता बड़े बड़े पत्थरों से बंद हो जाने की वजह से फिलहाल वे सीधे खतरे से बाहर थे। लेकिन अब उनके सामने एक अलग ही मुसीबत खड़ी थी। सबसे पहले तो ये पता लगाना था कि वे भागकर आखिर पहुंचे कहां हैं। ब्रदर ली ने हान फेंग को भरोसा दिलाया कि उसने जो नक्शा देखा था वो उसके जीनियस दिमाग में छप चुका है, इसलिए वही उन्हें सुरक्षित बाहर निकालेगा। ये गैंगस्टर खुशी खुशी एक रास्ता चुनकर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ गया। लेकिन हान फेंग को उसकी बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। 10 मिनट बाद ब्रदर ली चिल्लाया कि वो बाईं तरफ के सीवर के रास्ते को पहचानता है। उसके 20 मिनट बाद भी वो बस यूं ही कुछ पाइपलाइनों के पीछे पीछे चलता रहा। 40 मिनट बीतते बीतते उसे खुद अपनी नेविगेशन स्किल्स पर शक होने लगा। शुक्र है कि तभी हान फेंग को पास से हवा का एक हल्का झोंका महसूस हुआ। उसने आखिरकार कमान अपने हाथ में ली और हवा के रुख की तरफ बढ़ने लगा। आखिरकार वे एक ऐसे रास्ते पर पहुंचे जो ऊपर की तरफ जा रहा था, मानो सुरंग के आखिरी छोर पर उम्मीद की कोई किरण दिख गई हो। ब्रदर ली तुरंत आगे कूद पड़ा और ऐसे जताने लगा जैसे रास्ता उसी ने ढूंढा हो। वे बर्फ की एक दीवार पर चढ़ने लगे और इस बात का पूरा ध्यान रख रहे थे कि कहीं उनका पैर न फिसल जाए। आखिरकार वे सुरंग के मुहाने पर पहुंचे और बाहर की दुनिया का नजारा देखा। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। हालांकि बर्फबारी थोड़ी थम चुकी थी। वो दुनिया जिसे वे जानते थे अब वैसी नहीं रही थी। सब कुछ जम चुका था और वक्त जैसे ठहर गया था। ब्रदर ली सीवर की सुरंग से बाहर कूदा और उसने देखा कि जहां कभी पानी बहता था वो सतह अब पूरी तरह जम चुकी थी।
हान फेंग ने ध्यान से अपने आसपास देखा और उसे डिंग फेंग बिल्डिंग जैसी एक इमारत दिखाई दी। यह डिंग फेंग उनके इलाके से उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर के दायरे में सबसे ऊंची इमारत मानी जाती थी। इसका मतलब था कि जमीन के नीचे खतरे से भागते हुए उन्होंने गलत दिशा में जाकर काफी वक्त बर्बाद। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नहीं भी लगी हो तो प्लीज कर ही दो भाई के लिए, क्योंकि मेरी नींद तो अब रिफंड होने से रही। इतनी रातों तक एडिट किया है कि डार्क सर्कल्स ने अब आधार कार्ड बनवा लिया है। चलिए चलता हूँ, अगली कहानी एडिट करनी है। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और टाइम पर सो लिया कीजिए।